बिल्कुल। और पिछला हफ्ता जिस तरह से बाजार में काफ़ी कमज़ोर रहा, उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी कमज़ोरी के नोट पर ही होते हुए दिखाई। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, रुपए की कमज़ोरी, ग्लोबल मार्केट्स में QE3 खत्म होने का अंदाज़ा, और उसके बाद भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस और आगे की चाल। कई सारे मुद्दे हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। शुरुआत रुपए से ही करूंगा, जो इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। 60 के आसपास के लेवल डॉलर के सामने आ चुके हैं। अब बड़े बड़े FIs ब्रोकिंग हाउस की तरफ से 65, 64 इस तरह के अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है रुपए में? यहाँ दो सवाल है। एक तो कमजोरी के पीछे कारण आप क्या समझ रहे हैं, क्या सिर्फ ग्लोबल है या फिर हमारे अपने भी? और दूसरा ये कि कितनी कमजोरी रुपए में और हो सकती है? अनिल, ये क्या ये करेंसी का मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियरली प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। एक तो जो स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर है उसके कारण से कुछ हद तक रुपी वीक है, बट आई थिंक बिगर प्रॉब्लम इज हमारे खुद के जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं और जो रुपी का ओवर वैल्यूएशन था फॉर लास्ट 10 ईयर्स अगेंस्ट द हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। उसके कारण से क्या हुआ कि आपका जो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिव एज वो खत्म हो गया और इंपोर्ट केप्ट ऑन एंटरिंग द मार्केट। सो एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं है कि वो रुपी को बहुत लंबे तक डिफेंड कर सके। सो ऐसा लगता है कि रुपी हैज़ टू फाइंड अ लेवल वेयर एक्सपोर्ट हैज़ टू बिकम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्पोर्ट हैज़ टू बिकम वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव। सो ये लेवल जो है शायद 60 एक बार 60 के आसपास तो रुकना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या अंतर पड़ता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में, पर्टिकुलरली इंपोर्ट्स में। डज इंपोर्ट गेट अनअट्रैक्टिव, एंड इफ नॉट, इन दैट केस प्रॉब्ली फर्दर वीकनिंग विल बी रिक्वायर्ड। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने देखा है, सरकार ने काफ़ी जब खराब समय है तब कुछ अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि डीजल की कीमतें बढ़ानी शुरू करी। आपको क्या लगता है, सरकार इस बार फिर से एक्शन में आ सकती है और कुछ बड़े अटके जो काम हैं उस पर काम करना शुरू कर सकती है? और सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा कि गैस की कीमतें बढ़ाना? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी दिन तक बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस काफ़ी जो बैकलॉग है वो सब क्लियर करने पड़ेंगे। और सब हर पॉलिसी का एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे पावर पॉलिसी है तो अभी पावर सेक्टर में थोड़े से काम होने चालू हुए हैं। सो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो इनको सॉल्व करने पड़ेंगे। और गैस प्राइस भी एक चीज़ है जिसके कारण से आपका पूरा जो प्रोडक्शन है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है पूरे सेक्टर में, वो सब अटका हुआ है। सो सब मुद्दों पे एकदम डेफिनेटिव डिसीजन इनको लेना ही पड़ेगा। और इस टाइप का जो माहौल जो होता है जिसमें या तो आपके पास पॉलिटिकल कंसेंसस हो तब आप डिसीजन ले सकते हैं बहुत इजीली, और या फिर क्राइसिस हो जब कोई आदमी कुछ बोलता नहीं। सो अभी जो क्या क्राइसिस के माहौल में जो एक करेज, जो पॉलिटिकल करेज जो दिख रहा है थोड़ा सा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर साहब या ये जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है उसमें वो डिसीजन पुश कर पा रहे हैं। सो आई थिंक यू कैन होप टू गेट सम मोर डिसीजंस इन डेज टू कम। अग्रवाल साहब, एक और बड़ा मुद्दा इस वक्त है बाजारों के सामने, वो है QE3 का। जिस तरह से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब आगे पीछे ये एक समय की बात है कब शुरू होता है, लेकिन QE3 खत्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। उस लिहाज से जो कुछ भी पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में रिएक्शन दिखा, क्या वो एक नीजर्क रिएक्शन है, या फिर अगर 6 महीने बाद QE3 होना है, लिक्विडिटी खत्म होनी है और उस लिहाज से बाजार 6-8 महीने साल भर पहले डिस्काउंट करने की जो कोशिश करते हैं वो जायज़ है? ऐसे में क्या समझते हैं आप, क्या इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है और आने वाले समय में लिक्विडिटी फ्लो जो FIs की तरफ से वो और भी कम होते हुए दिखेंगे? अनिल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि क्या देखिए, जब QE3 चालू हुआ तो उसका भी किसी को ये नहीं मालूम था कि जापानीज ये स्टिमुलस विल बी ऑन। सो नाउ जापानीज स्टिमुलस इज ऑन एंड ये बनानगे साहब बोल रहे हैं कि यदि इकोनॉमी रिवाइव हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स नीचे आए तो शायद दे माइट थिंक ऑफ एग्जिटिंग द QE3, बिकॉज QE3 इज नॉट अ परमानेंट थिंग दैट फॉर होल लाइफ लॉन्ग इट विल बी कंटिन्यूइंग. So actually the withdrawal of QE3 is sign of strength in the American economy or probably even the global economy. So I mean उसके दो पहलू हैं. एक तो
वीकनेस ऑफ एक तो जो लिक्विडिटी विड्रॉल होगा वो डायरेक्टली, और दूसरा ये कि जो आपका जो अमेरिकन इकोनॉमिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस आ गया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है. सो आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इजी अ स्ट्रेट सब्जेक्ट कि QE3 विड्रॉल हो गया दिसंबर से, तो ये इट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर एवरीबडी. आई डोंट थिंक इट इज़ दैट स्ट्रेट. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. अग्रवाल साहब आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपसे फिर बातचीत करेंगे कुछ बाजार से जुड़े हुए और मुद्दों और सेक्टर्स पर. बाजार इस बीच 130 अंक नीचे. बाजार 130 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स पर निफ्टी पर 40 अंकों की कमजोरी, 0.1% के आसपास की कमजोरी. सेंसेक्स और निफ्टी में मिड कैप शेयर थोड़े ज्यादा कमजोर होते हुए 1% नीचे और दिन के लोएस्ट लेवल पर इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार करते हुए. हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब हैं. अग्रवाल साहब, एक और बड़ा मुद्दा जिसकी बाजार में ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स को लेकर है, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं अब 2014 में. अंदाज़ा पहले लोग ये लगा रहे हैं कि इलेक्शन समय से होंगे, पहले होंगे, किस तरह का होगा. और दूसरी बात है कि जब तक नई सरकार कैसी और किस शेप में बनेगी, किस पार्टी की किस फ्रंट की बनेगी, तब तक क्या ये मानकर चला जाए कि बाजार में तेज़ी या फिर अपसाइड लिमिटेड है. और ऐसे में क्या आप ये मानते कि इस साल नया हाई दिखना बड़ा मुश्किल है? अभी एज ऑन टुडे तो आज आप बोलेंगे कि नया है दिखना डिफिकल्ट है, तो आई वुड से यस, क्योंकि काफ़ी माहौल जो है ग्लोबल लोकल सब कुछ बैठ नहीं रहा है. रुपी डॉलर, आपका जो पॉलिसी पैरालिसिस है, या जो यहाँ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कमिंग डाउन कंटिन्यूसली. मेरे ख्याल से ये जो रुपी डॉलर का जो एडजस्टमेंट है इट वाज ओवरड्यू, एंड नाउ ये जो एडजस्टमेंट हुआ उससे काफ़ी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अंतर पड़ेगा. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट इम्पोर्ट बैरियर फॉर मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज इज रेज्ड बाय 20 to 25%. सो इससे काफ़ी बदलाव आएगा. कई लोगों को थोड़ी तकलीफें भी होंगी, लेकिन काफ़ी कॉर्पोरेट्स से इससे रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द ग्लोबल कॉम्पिटिशन. सो ये कैसा माहौल बनेगा ये भी एक अपने आप में थोड़ा अनसर्टेनिटी है. सो ऑन द होल इट लुक्स वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ सिचुएशन. आई वुड से मिक्स्ड टू लिटिल बेरिश एज वी टॉक राइट नाउ, बट अच्छा मानसून है. आपके 3-4 महीने में शायद पॉलिटिकल जो माहौल है वो भी क्लियर होते नजर आएगा. और मेरे को लगता है इस बार वोट विल बी डिसाइसिव वन वे और अदर. आई मीन विच एवर पार्टी, विच एवर कॉम्बिनेशन पीपल चूज टू वोट, they will vote decisively, and that will be the hope. If they don't, in that case actually it will be a big problem. रामदेव साहब, पॉलिटिक्स पर ही एक और सवाल. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अर्ली इलेक्शंस हो जाएं तो बाजार के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है और उसके बाद फिर सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर बेटर हो सकता है? ऐसा कुछ आई डोंट थिंक दैट वुड हैव, आई मीन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड राइट नाउ. यदि हो गया तो भी ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ना. शायद इट माइट बी बेटर फॉर द मार्केट दैट इलेक्शन हैपन्स क्वाइट अर्ली. लेकिन अब क्या टाइम क्या बचा है? दिस इज ऑलरेडी जून, सो आई डोंट थिंक इट कैन बी एनी टाइम बिफोर नवंबर दिसंबर. सो in any case by April May you have this. So I think, and in next 3-4 months what is more important is that you will come to know which way the wind is flowing, whether you are talking about a very decisive consensus vote for somebody, one party or one person, or you are going to get some kind of again a non-consensus kind of vote. So that clarity will come, which is more important than actually going for the elections. ऐसे में ये बताएं कि फिर इस वक्त तेजी करने का रीजन क्या है? क्यों कोई स्टॉक खरीदे? अगले 6-8 महीने साल भर में कुछ अच्छा होने वाला नहीं तो, और क्या वैल्यूएशन 5700 के लेवल पे इतने अट्रैक्टिव है कि पैसा पूरा लगा ही दिया जाए? नहीं, ऐसा सभी पूरा पैसा लगाने का तो डेफिनेटली समय नहीं, लेकिन यू शुड बाई व्हेन एवरीबडी एल्स इज सेलिंग. आई मीन आपके जो स्टॉक्स हैं, जैसे कोई भी स्टॉक जो है बहुत सस्ता हो जाए, यदि आपका बहुत अच्छा लगता है कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट इस करेक्शंस में 15-20% मानो नीचे आ जाए, तो क्लियरली
you are not investing for 6 months to 1 year, you are investing for 3 years, 5 years, 10 years. ये तो सब हवा बदलते रहती है, मतलब यानी आज थोड़ा मंदी लग रहा है, कल बहुत तेजी लगेगा. सो ऐसा माहौल बदलते रहता है और ये माहौल बदलेगा पक्का. अगले 2-3 महीने में कई ऐसे चीज़ें होंगी जिससे आपको लगेगा कि अब इससे बड़ा तेजी, अब कंटिन्यूस तेजी है. सो but investing you cannot change as per the changing mood of the market. So you buy when the margin of safety is high, you buy what you understand, you buy what is good for the long term, and you'll do well. तो रामदेव जी, आपके जो 2 फेवरेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और दूसरे ऑटो स्टॉक्स, क्या वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि बहुत अट्रैक्टिव हैं, या फिर अब भी थोड़ा और करेक्शन हो जाए तब आप सोचेंगे कि हाँ नहीं, अब ऐसा लेवल आ गया जहाँ पर मैं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को देखकर बहुत कंफर्टेबल हूँ और पैसा लगा दूंगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक में डेफिनेटली करेक्शंस हुए हैं, काफ़ी करेक्शंस हुए हैं, 10% से ऊपर का करेक्शन हो गया है. सो अब अभी क्या है कि जब भी एफआई बेचेंगे तो दैट इज़ वन सेक्टर वेयर यू विल गेट टू सी मैक्सिमम सेल ऑफ. सो हो सकता है कि थोड़ा और करेक्शन हो, लेकिन नाउ दे आर रीचिंग एट अट्रैक्टिव लेवल्स, एंड आई मीन सम पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टिंग यू कैन स्टार्ट. I mean, not fully, but definitely 15-20% of what you want to invest in those scripts, you can start buying, and you can buy all the way down or all the way up, whatever happens in the future. चलिए रामदेव जी, आप हमारे साथ बने रहिए. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं कि सेंसेक्स निफ्टी अब भी लाल निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं. 140 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार कर रहा है और निफ्टी में भी 45 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है. अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर और मिड कैप इंडेक्स साफ तौर पर दबाव के साथ कारोबार कर रहा है. सेंसेक्स निफ्टी से ज़्यादा पिटता हुआ मिड कैप शेयर नजर आ रहे हैं आज भी. एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं. रामदेव अग्रवाल जी से बातचीत जारी रही. और यहाँ पर बाजार में गिरावट थोड़ी सी तेज होती हुई दिख रही है. 0.1% के आसपास की कमजोरी 5620 पर निफ्टी. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं. अग्रवाल साहब, रुपए की कमजोरी से क्या आईटी कंपनियों को और फायदा मिलने की उम्मीद है, और इस एक फैक्टर के बेसिस पर और जो वैल्यूएशंस हैं, क्या आईटी शेयरों में खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको अब भी? क्या ये अट्रैक्टिव दिख रहे हैं? खाली आईटी सेक्टर ही नहीं, दूसरे जो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग बिजनेसेस हैं, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं या ऑटो कंपोनेंट्स हैं या ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, कई कंपनीज़ हैं जिनके काफ़ी एक्सपोर्ट्स हैं कंपेयर टू देयर डोमेस्टिक सेल्स. सो ये जो मिक्स जो है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक, दैट विल टेंड टू चेंज. एंड वहीं कई कंपनीज़ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्ट करने का. लेकिन कमिंग बैक टू योर आईटी कंपनीज, आई थिंक आईटी कंपनीज में प्राइसिंग का कभी प्रॉब्लम नहीं था कि भाई आपका मार्जिन्स आर लेस और एनीथिंग लाइक दैट. इट इज़ अबाउट द विनिंग द प्रोजेक्ट्स. सो मेरे ख्याल से रुपी डिवेल्यूएशन, रुपी वीक होने से आईटी में ग्रोथ विल नॉट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स, बट डेफिनेटली द मार्जिन्स शुड एक्सपांड फ्रॉम हियर, बिकॉज द रियलाइज्ड रुपी रेट विल बी वेरी वेरी हाई. लेकिन रामदेव जी, जिस तरह से कंसर्न्स आ रहे हैं इमिग्रेशन के नियमों को लेकर, और हमने देखा था पहले अमेरिका की तरफ से कंसर्न्स निकल कर आए थे, अब चर्चा ये चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं. ये कितनी बड़ी चिंता हो सकती है, और क्या इंतजार करना चाहिए आईटी कंपनियों में खरीदारी करने के लिए जब तक ये नियमों का ऊपर क्लैरिटी ना आ जाए, या फिर ये सही मौका है अभी खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, क्लियरली ये बहुत चिंताजनक विषय है. और ये इसके कारण से क्या हुआ कि पूरा ग्लोबल ट्रेड में एवरीबडी विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट्स. सो बिकॉज वी कैन ओनली इंपोर्ट एज मच एज वी एक्सपोर्ट. सो इफ वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, क्लियरली वी हैव टू कट द इंपोर्ट बिल. सो इफ दे स्टॉप, इफ अमेरिकन्स और मे बी द ग्लोबल मार्केट्स दे स्टॉप टेकिंग इंडियन आईटी और फ्रॉम ग्रोइंग, obviously we have to come out with a system whereby we'll stop importing global stuff and we'll start doing with our own. So whether it is a gold import or whether it is some defense import or something which is non-essential in nature, we'll start putting import barriers, because we don't have foreign exchange to pay for all those imports. So clearly I think it can be a global trade war,
it is started with the global currency war, then it might lead to currency global trade war. So I don't think these kind of things will come and better sense will prevail with those authorities. But you never know. I mean, you have to just keep watching. अग्रवाल साहब, जनरली जो इंडियन कंपनीज बाहर विदेशों में बड़े एक्विजिशंस कर रहे हैं उस पर मार्केट और एनालिस्ट नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। पहले भी हमने टाटा के, बिरला के इन केसेस में देखा है। अभी हाल ही में अपोलो टायर ने भी जो बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया और उसके बाद स्टॉक आप देखे 90 रुपये से 50-55 रुपये के आसपास आ गया। क्या लगता है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में खरीदारी के मौके हैं, या फिर आप ये देखना चाहेंगे कि जब तक एक्विजिशन हो ना जाए, इंटीग्रेशन किस तरह से कैसे हो, उसके बाद खरीदारी करेंगे? वैल्यूएशंस के लिहाज से खरीदारी बनती है, या फिर जब तक स्थिति साफ ना हो तब तक यहाँ पर प्रेशर ही रहेगा? कोई भी सिचुएशन में जब तक आपको बात समझ में ना आए कि भाई व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू डू इज राइट and it is going to be EPS accretive, or it is going to be value accretive to the existing company. It is not just a ambitious call of the management for empire expansion. I think one should not get into buying these companies, because you don't know what are the problems of managing those companies, and these acquisitions are much larger than their domestic operations and larger than their balance sheets. So really the companies are put on the entire company's future is put onto the bet when it comes to this kind of acquisitions. So clearly it requires caution from the point of view of investors. And typically in acquisitions, global acquisitions of this order, whether we are buying or anybody else is buying, the acquired company ends up paying more than full price. It's a winner's curse. So most of the time you are not in the winning side, you are always on the losing side. अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। और बाजार ने हफ्ते की शुरुआत फिर से कमजोरी के नोट के साथ की और दिन के लोएस्ट लेवल पर सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करते हुए पहला सोना में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ IPL। नमस्कार।